सोचकर देखिए, एक देश जो सदियों की गुलामी से अभी अभी आज़ाद हुआ है, सैकड़ों भाषाएं, हजारों मान्यताएं, अलग अलग संस्कृतियां, और इन सब के लिए एक कानून की किताब बनानी है। एक ऐसी किताब जो किसी को पराया महसूस न होने दे, सबको साथ लेकर चले। जरा सोचिए, ये काम कितना कितना मुश्किल रहा होगा। तो चलिए आज इसी शानदार सफर को समझते हैं, परत दर परत। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए भला नियमों की एक किताब लिखी कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह से उस चाबी की तरह है जिससे हम उस दूरदर्शी सोच और उस जबरदस्त मेहनत का ताला खोल सकते हैं जिसने हमारे आज के भारत की नींव रखी। तो इस पूरे सफर की शुरुआत आखिर हुई कहां से? किसी सरकारी कमेटी या किसी बड़ी मीटिंग से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी शुरू होती है बस एक विचार से, एक छोटी सी चिंगारी से, जिसने देखते ही देखते पूरे देश में एक आंदोलन की आग लगा दी। और वो पहली आवाज थी M.N. रॉय की, एक वामपंथी विचारक। साल था 1934। सोचिए, उस दौर में उन्होंने ये हिम्मत भरा आइडिया सामने रखा कि भाई अब बहुत हुआ, भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए अपनी खुद की एक संविधान सभा बनानी चाहिए, किसी और की दी हुई नहीं बल्कि अपनी। लेकिन देखिए, एक विचार का आना और उसका हकीकत बनना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इस आइडिया को मंजूरी मिलने में एक दशक से ज्यादा लग गया। ये एक लंबा और मुश्किल सफर था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बनाया। फिर 1940 के अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने कहा, हाँ ठीक है, सोचेंगे। मतलब सिद्धांत रूप से मान तो लिया, पर असल में टालते रहे। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक असेंबली बना देंगे, लेकिन उनकी शर्तें ऐसी थीं जो किसी को मंजूर नहीं थीं, तो उसे भी ना कहना पड़ा। तो मतलब सालों तक ये मामला बस अटका ही रहा। तो फिर वो मोड़ आया कैसे जब ये संविधान सभा आखिरकार एक हकीकत बन पाई? चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि ये उलझी हुई गांठ आखिर खुली कैसे। और वो निर्णायक मोड़ आया 1946 में। नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। ये असल में ब्रिटिश सरकार की एक हाई पावर कमेटी थी, जिसे भारत भेजा ही इसलिए गया था कि सत्ता को कैसे ट्रांसफर किया जाए, इसका रास्ता निकाला जा सके। और इसी प्लान ने पहली बार एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया कि संविधान सभा बनेगी कैसे। तो सवाल था कि सीटें कैसे बटेंगी। देखिए, फॉर्मूला काफी सीधा सा था। सबसे पहले तो प्रांतों और रियासतों को उनकी आबादी के हिसाब से सीटें दे दी गईं। फिर प्रांतों की सीटों को 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और जनरल, जिसमें बाकी सब आ गए। और जहां तक रियासतों की बात है, वहां के नुमाइंदे वहां के राजा महाराजाओं को ही चुनने थे। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है जिसे समझना जरूरी है। ये चुनाव डायरेक्ट नहीं था, मतलब आम जनता ने वोट नहीं डाला था, बल्कि जो पहले से प्रांतीय सभाएं थी उनके सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे थे। लेकिन इसके बावजूद ये कमाल ही था कि उस सभा में भारत के हर कोने से हर वर्ग के लोग मौजूद थे। वकील, डॉक्टर, टीचर, समाज के बड़े बड़े नाम सब थे। वो सभा सच में उस वक्त के भारत की तस्वीर थी। तो इस तरह संविधान सभा तैयार हुई और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। मुस्लिम लीग ने मीटिंग का बाइकआउट कर दिया। वो एक अलग देश की अपनी मांग पे अड़े हुए थे। तो ऐसे तनाव भरे माहौल में सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष चुने गए और उनके साथ कानून के बहुत बड़े जानकार सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक है, तो सभा तो बन गई, लोग भी चुनकर आ गए। लेकिन अब असली काम शुरू होना था। सबसे बड़ा काम, यानी बहस और चर्चाओं के जरिए भारत के आने वाले कल को, उसके भविष्य को कागज पर उतारना। एक तरह से कहें तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। और इस बड़े काम को एक दिशा मिली 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव। और ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये तो आने वाले संविधान की आत्मा थी, उसकी फिलॉसफी थी। ये प्रस्ताव एक सपने जैसा था। ये बताता था कि हमारे संविधान बनाने वाले लोग कैसा भारत चाहते थे। एक आज़ाद, एक संप्रभु गणराज्य, एक ऐसा देश जो अपने हर एक नागरिक को न्याय देने का वादा करे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, जो सबको सोचने की आज़ादी दे और आगे बढ़ने के बराबर मौके दे। और जानते हैं, यही महान विचार बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बने।
अब देखिए, जब इन सभी विचारों को एक कानूनी शक्ल देने यानी संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की बात आती है, तो एक नाम है जो सबसे ऊपर, सबसे पहले जहन में आता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिन्हें हम सब सम्मान से कहते हैं भारतीय संविधान के पिता। डॉक्टर अंबेडकर दरअसल सबसे जरूरी कमेटी के चेयरमैन थे, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति कहते हैं। ये कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी। इसमें डॉक्टर अंबेडकर के साथ 7 कानूनी विशेषज्ञ थे और इनका काम था कि जितनी भी अलग अलग कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी हैं, उन सबको मिलाकर संविधान का एक फाइनल, ठोस और मजबूत ड्राफ्ट तैयार किया जाए। तो सैकड़ों घंटों तक बहस चली, हजारों बदलावों पर चर्चा हुई, अनगिनत बैठकें हुईं, और इन सब के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, बनकर तैयार हुआ। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये उस लगन, उस मेहनत और उस समर्पण का सबूत है जो उन सैकड़ों लोगों ने दिखाया जिन्होंने इस एक दस्तावेज को बनाने में अपना दिन रात एक कर दिया था। अब यहाँ 2 तारीखें हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। पहली तारीख है 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब संविधान सभा ने इस दस्तावेज को स्वीकार किया, इस पर साइन किए। इसीलिए हम इसे आज संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। और दूसरी ज्यादा मशहूर तारीख है 26 जनवरी 1950। ये वो दिन है जब संविधान पूरे देश में लागू हुआ। और ये तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी आजादी का ऐलान किया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम, भारत के लोग, अपनी इस संविधान सभा में आज इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमारी प्रस्तावना की ये लाइनें, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस पूरे संघर्ष का निचोड़ हैं। ये एक ऐलान है कि अब इस देश की असली ताकत किसी राजा या किसी बाहरी हुकूमत के पास नहीं, बल्कि भारत के लोगों के हाथों में है। तो ये संविधान महज एक कानूनी किताब नहीं है, ये हमारी पिछली पीढ़ियों का हम सब के लिए एक वादा था, बराबरी का वादा, इंसाफ का वादा और आज़ादी का वादा। तो सवाल ये है कि आज उस वादे को कैसे निभाया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।